दोस्त तो एक दोस्त होता है और जो दूसरा दोस्त होता है वह कहता है कि तेरी तो शादी हो गई, लेकिन तुमने अपनी पत्नी से मेरी मुलाकात ही नहीं कराई। और जब इसी कुछ अंदाज में उससे बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर तभी साथ में वह कहता है कि हम तो एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं और हमेशा हमेशा साथ ही रहे हैं, हमेशा खेले हैं, खाए हैं और एक साथ ही रहे हैं, लेकिन जब यह शादी हुई तो तुम बिल्कुल पराये से हो गए हो। वो जो लड़का कहता है कि सो कोई बात नहीं, चलो अब बिल्कुल अलग हो गया है और तुम तो हमसे बातें भी नहीं कर रहा है। और यही बात सुनने के बाद लड़का कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भाभी से मुलाकात करवाता हूँ। और चलिए अभी ससुराल की तरफ जाता है और वहाँ पर वह अपने दोस्तों को लेकर सीधा अपने घर पर पहुँच जाता है और जो उसकी पत्नी इंट्रोडक्शन करवाता है। और इंट्रोडक्शन करवाने के बाद वह कहता है कि यह मेरा खास तो दोस्त है, इसके अलावा मेरी पत्नी का भी कोई खास तो दोस्त नहीं है। और यह बात यह कहता है और बस इस इतना ही था कि ये दोस्त था, यह घर पर चला जाता है और उसके बाद अपने आना जाना यहाँ पर सिलसिला था वह शुरू हो जाता है। जब चाहे वह तब इस अपने दोस्त की जो पत्नी होती है इसके पास चला आता था, इसे बातचीत करना शुरू कर देता है। तभी बैठकर बातचीत कर रहा था और कई कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कि दरवाजा भी बंद कर लिया करते थे जब दोनों बातें करते थे। दोस्त और उनकी जो दोस्त की पत्नी होती है दोनों आराम से बैठकर बातें किया करते थे। और इसकी जो बात थी, ये जो घर का मुखिया होता है इसके बारे में पता चलता है। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि बेटा, जब तुम्हारी शादी होती है और पत्नी एक दूसरे से जो घर में और गैर मर्द होते हैं, गैर मर्दों से अपनी पत्नी की मुलाकात नहीं करवानी चाहिए। और मिलते ही जो लोग अपने यार दोस्त होते हैं वह घर से बाहर तक ही मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर घर पर नहीं आना चाहिए। और मैं इसीलिए मेरा यही कहना है कि जो तुम्हारी अपनी पत्नी है वह तुम्हारी दोस्त के साथ मुलाकात कराना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वह बहुत बहुत देर तक कमरे के अंदर बैठे रहते हैं। ऐसा फील होता है कि जैसे कि वह एक दूसरे के साथ कहीं संबंध ना बना ले और वह कहीं अनैतिक रिश्ता बन ना जाए। जैसे ही बाप ने बेटे को ये बात कही और बेटा है यह कहता है कि जब मुझे खुद कोई ऐतराज नहीं तो यह अपने दोस्त से, तो तुम्हें क्या ऐतराज है। पिता को यहाँ पर बहुत ज्यादा बात यह अटपटी लगी और अजीब लगी। जब बाप ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की तभी उस बेटे ने ही बाप को उल्टा समझाना शुरू कर दिया। और बताया गया है कि उसके बाद फिर समझाया जाता है। और कई बार ही ऐसा हो रहा था कि वह घर के अंदर जाता था, दरवाजा बंद कर लिया करता था और दोस्त था वह उसकी पत्नी के साथ घर के अंदर बैठा हुआ था। इसी तरह की बात थी। आखिरकार बाप ने यहाँ पर अपनी लोक लज्जा की राज से और अपनी इज्जत बचाने के लिए बाप ने जो उसका दोस्त होता है उसको घर से अलग कर दिया है, घर से निकाल दे दूंगा। और यह इस तरह की धमकी देता है और तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं घर से बाहर रह लो। और इस तरह की बात होती है। आखिरकार कहा जाता है कि जो दोस्त है वह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है, चाहे कुछ हो जाए। अब वह बाप से इतना गुस्सा होता है और गुस्सा होकर वह उसने अलग होने की कोशिश कर कसम खा ली थी कि मैं तो अलग होकर ही रहूंगा। और फिर यहाँ पर न्यारा कर दिया जाता है, यानी कि अब वह अपने परिवार का हिस्सा नहीं है और वह परिवार से बिल्कुल अलग रह रहा है। और बस यही फैसला था कि इस फैसले के बाद यहाँ पर एक इतिहास बनता है और जिसकी हर कोई किसी ने कल्पना नहीं की थी। संभवतः आजादी के बाद की यह पहली की घटना है और जिससे एक परिवार ने पूरी तरह से खत्म हो गया था। जो घर था वह एक हवेली होती है, उस हवेली में कहीं ना कहीं जमी दोजी की यह खुशबू आती थी और यह जिम्मेदारी की खुशबू आती थी। सब कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यह कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार दोस्त ने इतना बड़ा फैसला कैसे उठाया। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीती का एक गांव लगता है पिपारी। और पिपारी माजरी गांव लगता है। और इसी माजरी गांव में 18 अगस्त 1986 की सुबह का वक्त था। लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए एक महिला की लाश वह खून से लथपथ हुई मिलती है और उन्हें देखने के बाद लोग देखने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। और गांव के जो लोग थे वह सभी के सभी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं।
और फिर इसे देखकर लोगों को ये कहना था कि यह तो भजन कौर है और इसका जो पति है जिसका नाम करण सिंह होता है और इसके घर में बिल्कुल पास में ही है। और इसी तरह की यहाँ पर देखते ही देखते यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है और पुलिस मौके पर आ जाती है। तभी पुलिस को मौका पर मिलते ही यहाँ पर आती है और इस तरह के मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। आखिरकार ये महिला है, यह बहुत ही कम दूरी पर रहती थी और यह चंद दूरी पर इसका घर था और एक हवेली सी होती है, इसके खेतों के बीचों बीच में बना हुआ होता है मकान। और जब इस परिवार पुलिस वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया और पुलिस ने जब देखा तो हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उस घर के अंदर 11 लाशें पड़ी हुई थी और एक लाश खेत के अंदर पड़ी हुई थी। यहाँ पर 11 लाशें थी अंदर पड़ी हुई थी। और पुलिस वालों ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो किसी ने पता भी नहीं चला कि यहाँ पर घर का जो मुखिया है उसकी लाश वह इनके बीच दिखाई नहीं देती है। इससे के बाद ये पूछा जाता है कि आखिरकार जो घर का मुखिया वह कहाँ पर गया है। तभी पता चलता है कि वह ट्यूबवेल के ऊपर ही गया है और वही घर पर नहीं आता है। वह वहीं पर फसल ट्यूबवेल के ऊपर वह फसल की रात को रखवाली करता है और वह पुलिस वाले गांव वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं। ट्यूबवेल पर पहुंचने के बाद जाकर देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं, देखने के बाद जो दृश्य है वह घर वाले मुख्य होते हैं वह सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। वह चारपाई पर लेटा हुआ है और वह खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने धारदार हथियार से इसके ऊपर हमला कर दिया है और इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर लोग पहुंचते हैं उसके बाद उसे झाड़ियों की तरफ आहट की आवाज आती है और जैसे ही यह आवाज आती है तो गांव वाले लोग हैं यह भी कुछ इशारा करते हैं। इशारा करते हुए और करने के बाद जब किसी के घर में खानदान में एक ही बालक होता है जिसकी उम्र 11 से 12 साल के आसपास होती है और उसका नाम परमजीत सिंह होता है। और परमजीत सिंह को वह डरा हुआ होता है और सहमा हुआ होता है और फिर आखिरकार लोगों ने उसे पुचकारने के बाद दुलारा और फिर पुलिस ने उसे अपने पास बैठाया और उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की। लेकिन फिर बातचीत करना शुरू किया तो बातचीत के दौरान जो बच्चा होता है उसे पूछा जाता है कि कुछ चौंकाने वाली बात है। पुलिस एक बार फिर यह बात आती है जब पुलिस वालों ने यहाँ पर बाद में फिर पुलिस ने यहाँ पर तलाशी करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस घर में एक बेटी होती है जिसका नाम वीरा होता है और वीरा कौर जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है और वह भी मौके पर नहीं होती है। घर में लाशों के ढेर लगे हुए थे। आखिरकार जब उसे ढूंढा जाता है वह भी घर के अंदर ही छुपी हुई होती है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार में उसे मारा गया है और मारने की कोशिश की गई है, लेकिन यह बच गई। और यह जिसने अपने जो हिस्से थे उन जहाँ जहाँ पर इसको चोट लगी थी वहां वहां पर यह चुनरी बांध लेती है और जो अपना ब्लड होता है उसको रोकने की यह कोशिश करती है। आखिरकार पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है और तब कुछ चौंकाने वाला तथ्य वह सामने आता है। दरअसल घर में जो मुखिया होता है जिसका नाम नीरज सिंह होता है, नीरज सिंह अपने 4 बच्चों के साथ और अपने 4 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम जिसमें मान सिंह होता है, दूसरे बेटे का नाम सीताराम होता है, तीसरे बेटे का नाम क्रम होता है और जो चौथा बेटा होता है उसकी जो पत्नी होती है भजन कौर होता है और तीसरे जो बेटा होता है जिसका नाम बलविंदर सिंह होता है। और यहाँ पर जब उसकी पत्नी का नाम दलजीत सिंह होता है और यह दलजीत कौर होता है। एक इसका छोटा बेटा होता है जिसका नाम गुरमीत सिंह होता है, इसकी पत्नी होती है जिसका नाम दलवी होता है, दलवी कौर होता है। और सबसे बड़ा बेटा होता है जिसमें 4 बेटियां होती हैं और जिसमें से साथ ही 2 बेटियां जो कि दूसरे नंबर की बेटी और तीसरे नंबर की बेटी है, एक दूसरे से थोड़ी छोटी होती हैं। और यहाँ पर बलविंदर सिंह है, यह गुरमीत को उन बच्चों को नहीं बताने की बात कर रहे हैं। आखिरकार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है और फिर जब यह बलविंदर सिंह को उस वक्त मौका पर नहीं मिलता है, फिर उसकी जो पत्नी होती है दलजिंदर कौर भी होती है। और आखिरकार जब यह खबर आग की तरह फैल जाती है और यहाँ पर बलविंदर सिंह के पास यहाँ पर जगजीत सिंह कौर जिस दिन यहाँ पर ये घटना हुई थी 17-18 मई 1986 को रात में यह घटना होती है। और यहाँ पर जो दलजीत सिंह कौर होता है वह अपने पति के साथ ही मायके में गया हुआ था
वह अपने पत्नी के साथ मायके में गया हुआ था और वहां पर जाकर वह मौका पर पहुंचता है और मौके पर पहुंचने के बाद लेकिन गुरमीत सिंह यह आती है और गुरमीत सिंह आने के बाद यह चौथे नंबर का जो बेटा होता है, तभी यह बलविंदर सिंह अपने माध्यम से पता चलता है कि साहब उनके लगभग 1 साल पहले शादी हो गई थी और वह शादी के बाद ही अपने दोस्तों के साथ, जिसका नाम लखी सिंह होता है, और लखी सिंह अक्सर घर पर आया करता था और यह बहुत बहुत देर तक उसकी पत्नी के साथ वक्त बिताया करता था। पत्नी को दलवीर कौर को यह बात जब पता चलती है तो वह उसका इस घर में ऐतराज करता है और वह विरोध करता है, लेकिन इतना विरोध करता है कि जितना वह विरोध करने के योग्य हो उतना ही वह विरोध करता है। और यहाँ पर गुरमीत सिंह होती है, इसका विरोध करती है, बिल्कुल यह दर क्रिया कर रहा होता है और यहाँ पर वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए और लेकिन जो दोस्त तो घर में आए हैं, जितनी देर चाहे उसने ही माता पिता पत्नी से बातचीत करता था और किसी को कोई नहीं सकता। यहाँ पर इसी ये बात को देखते हुए जो घर में कुछ मन मुटाव रहने लगा था, मन मुटाव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें जो घर का मुखिया होता है नीरज सिंह, वह एक फैसला लेता है। आखिरकार कुछ ऐसे लिए जाते हैं फैसले जिसमें कि कुछ हिस्से दिए जाते हैं और हिस्से देने के बाद अब हमें इस अलग हो जाते हैं और अब तक चाहे तुम अपने दोस्त को बिल्कुल ही नहीं, एक दिन और एक रात इसमें यहाँ पर कोई ऐतराज नहीं है और कोई भी व्यक्ति आए और कोई भी जाए, कभी ना कभी गुरमीत सिंह वह इतनी ज्यादा नगवार गुजरती है और खराब लगने लगती है कि गुरमीत सिंह वह अपने प्लान कर लिया जाता है। जैसे ही यह प्लान करता है और उसके बाद फिर लगभग 1 साल के बाद यह बात पता चलती है और यहाँ पर जब ये बात आती है तो तारीख होती है 17-18 अगस्त 1986 की। दोपहर के लगभग 12:15 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और घर में यहाँ पर एक नौकर होता है और नौकर का नाम जौहर सिंह होता है और गुरमीत कौर होती है जिसने और साथ ही एक खास दोस्त होता है बचपन का जिसका नाम लक्की होता है। और लेकिन पर यहाँ पर अंदर प्रवेश करता है और अंदर प्रवेश करने के बाद यह सबसे पहले यह ट्यूबवेल और ट्यूबवेल के ऊपर यह पिताजी को सुला देता है और फिर यहाँ पर यह तलवार जाने के बाद यह इसकी तड़प कर हत्या कर दी जाती है। और तब तक यह जब इसे पिता के लिए मौका पर ही इसकी मौत हो जाती है, पिता को संभालने के लिए बिल्कुल अवसर नहीं होते हैं और मौका नहीं मिलता है। लगातार यह तलवारों का वार करते हैं और दोनों ही दोस्त होते हैं वह रहने शुरू कर देते हैं। और लेकिन जवाहर सिंह कुछ भी नहीं कर रहा है और लेकिन जवाहर सिंह साफ दिशा निर्देश देता है कि अगर तुमने विरोध किया और करने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर यूं ही मार दिया जाएगा। इसीलिए जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही ठीक हो रहा है, यानी कि इधर उधर पत्थर मारने से कुछ भी नहीं होगा। पत्थर बरसाते और जैसे जैसे जो लोग निकल रहे थे उन्हें अपना रिश्ता बनाने के लिए यही एक होता है। और सबसे पहले एक घर में एक कमरा जाता है और वहां पर जाने के बाद जो भी यहाँ पर बड़ा बेटा होता है और जिसका नाम मानसिंह होता है, मानसिंह के पास गुरमीत जाती है और तलवार के बारे में यहाँ पर शुरुआती बातचीत करती है। मानसिंह को पत्नी होती है वह, उसका नाम सीता होता है। लखीम की जो हमला करती है लखी सिंह होता है वह गुरमीत सिंह के से करती है और यहाँ पर जो एक के बाद एक तलवार से हमला करती है। और हमला जैसे ही होता है तो यहाँ पर पति पत्नी मर जाते हैं और कई टुकड़े किए जाते हैं। और इसी बीच में मौका पाते हैं जो इनकी 4 बेटियां हैं उनमें से 2 बेटियों को मार पिटाई की जाती है। और जो छोटा बच्चा होता है जिसकी उम्र 3 साल होती है वह भी बच्चा होता है, वह भी बड़ा नहीं होता है क्योंकि उसकी जो उम्र होती है वह 9 साल के आसपास होती है। और फिर इसके बाद इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं और वहां पर बीड़ी सी हवेली एक करम सिंह होता है वह भी पहुंच जाता है और ऐसे घेर जाता है और ऐसे करम से जिससे जैसे जैसे घेरा जाता है और उसे मारा जाता है। बाद में एक तलवार के बारे में किया जाता है और जो पत्नी होती है वह भजन सिंह और उसके
मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद ये खेतों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और खेतों की तरफ भाग रहे हैं और इसी बीच में उनका पीछा किया जाता है। और साथ में जो घर के दो बेटे होते हैं वह दोनों बेटों को मारा जाता है, लेकिन जो बेटी होती है इन बेटी के भी हाथ पैर काट दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो लड़का और लड़की यह बुरी तरह से एक दूसरे से डर जाते हैं और इनको रूह कांप जाते हैं और ये छुप जाती है कि आखिरकार उस रात के समय था, चांदनी रात थी, एकदम से कुछ कुछ बहुत ज्यादा साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा था और लेकिन दिख रहा था कि जो इसी बीच में जो लड़का आता है परमजीत, और परमजीत सिंह ने अपने दादा की मदद करने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें घर की तरफ तड़वाने के लिए यह सब मचाया गया था। दोस्तों साथ में ही इससे मिलकर तरह तरह की हत्याओं का जो राज था वह भी हुआ है और वह बात भी बालक तक पहुंचाई गई है अपने दादा के पास जो, और जैसे जैसे यह आगे आ रहा था तो इसके दादा के पास जाकर पहुंच जाती है और यहाँ पर जगाने की लगातार कोशिश की जाती है। और जो दादा वह सबसे पहले मर चुका था और यहाँ पर जो वो इन्हें जगाने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ सबसे पहले हमला किया जाता है और दादा नजर सिंह पर किया जाता है और वह बालक इतना डर जाता है, सहम जाता है कि पास की ही झाड़ियाँ थी और झाड़ियों में जाकर वह बैठ जाता है। और जब अगले दिन यहाँ पर भजन कौर की लाश मिलती है और उसके बाद में जो घर के सदस्यों को पता चलता है और पुलिस यह आरोपी तलाश में जुट जाती है। कई दिनों के समय लगता है, दिन के बाद यहाँ पर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी घायलों को, जो घायल होते हैं उसे वीर कौर अस्पताल में ले जाकर जो उसकी अंगुलियां बताई जाती हैं वह कट जाती है। आखिरकार इसे हॉस्पिटल में लेकर इनका उपचार कराया जाता है और फिर यहाँ पर लाशें थी और उन लाशों को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। आखिरकार पूरी कहानी जब आगे ये चलने लगती है तो पूरे इलाके में सोहर मचा देती है। पूरी पुलिस को यह गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद इसे अदालत में, निचली अदालत में, और उसके बाद ये फैसला आता है 20 सितंबर 1992 को, जब निचली सभा में अदालत में फैसला आया था। तो लेखी सिंह होता है, उसका कहना था कि एक ऐसी मौत हो, अब चाहे जवार सिंह बचता हो और चाहे उसके घर का जो नौकर है वह बचता हो, और इसके बाद जो गुरमीत सिंह है वह बचाता है। और जब वह गुरमीत सिंह इस अदालत में सामने पेश करता है, अदालत में सुनवाई होनी थी और इसमें अदालत पर जो फैसला आता है वह जवाहर सिंह इस नौकरी में कोई फायदा, कोई रोल नहीं होता है और अपनी जो जान बचाने की वजह से ही उस वक्त लोगों में शोर मचाया जाता है और होगा कि जो खेतों के बीचों बीच बड़ी बड़ी हवेलियां हैं उनमें कितना मचाते हैं और गांव में आवाज पहुंच जाती है। इसीलिए जवाहर सिंह यह आरोपी सिद्ध करता है और उसे बाइज बजा रहे थे और जो जवाहर सिंह है वह बजाए जा रहे थे। और लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ अदालत में न्याय की अपील दायर की जाती है। सिर्फ एक ही व्यक्ति का रह गया था, गुरमीत सिंह का। यहाँ पर जो आरोपी है इन सभी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और अपील करने के बाद इसे इलाहाबाद कोर्ट, ताकि इसे सजा कम से कम की जाए और फांसी की सजा तक का इसे हुक्म दिया जाए। और यहाँ पर इसके बाद फांसी के फंदे पर लटका रखा था और यहाँ पर जो इसका परिणाम आता है वह 12 फरवरी 1996 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला किया जाता है कि इसे निचली अदालत में फैसला दिया जाए और इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाए रखे जाए तब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाए। और एक बार फिर जो गुरमीत को मौका मिलता है और सुप्रीम कोर्ट में इसे अपील करती है। जब अपील कोर्ट में होती है तो 28 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जाता है और फिर निचली अदालत इलाहाबाद में कोर्ट में फैसला आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए इसके बाद जो राज्यपाल के पास इसकी अपील जाती है, एक चांस होता है और जो कि राज्यपाल भी यह खारिज कर देता है। इसके बाद 2006 में राष्ट्रपति की याचिका दायर की जाती है, उसमें भी उम्र कैद की सजा दी जाती है कम से कम, लेकिन साल 2013 में यह याचिका भी खारिज कर दी जाती है। यहाँ पर कोई मौका नहीं मिलता है। जब अदालत ने यह फैसला तय कर लिया था और तभी यहाँ पर शाहजहांपुर जेल में जो नैनी जेल की शिफ्ट पर कर दिया जाता है और वहां पर लगातार यह मामला चलता रहता है। पत्रकार जाकर इसे संपर्क करते हैं, राष्ट्रपति अपील खारिज कर देता है। पता चलता है कि परमजीत सिंह होता है, इसका जो बालक होता है
अपने दादा के पास जाकर अपनी जान बचाता है और दादा से मदद मांगने के लिए जाता है। दरअसल तब तक ये काफी बड़ा हो चुका होता है और उसकी शादी भी हो गई है और बच्चे ये भी अपने आप बताए जाते हैं कि लड़ाई लड़ाई लड़ने के चक्कर में और घर में यहाँ पर बेकारी है, अपने अपने हिस्से के लिए यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, अदालत के चक्कर काट रहे हैं, जमीन बिक जाती है। हालत कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि सिर्फ नौकरी करता है, इधर उधर बच्चों के स्कूल में पढ़ाई में असमर्थ हो रहे हैं। और जो इसकी बहन बची थी वह वीर कौर के हाथ में चोट लगी थी, उसकी शादी हो जाती है। लेकिन यह घटना ज्यादातर स्थिति ठीक नहीं होती है। जो चाचा बलविंदर सिंह होता है और उसके दो दलजीत कौर 3 बच्चे होते हैं, जरूरत से वह पैदा होते हैं और एक बच्चा ऐसा होता है जो पैदा होता है मुखविंदर, अपनी बात नहीं रख पाता है और यही कहता है कि यह घटना पूरे परिवार को बखेर देती है। एक बड़ी हवेली हुआ करती थी, उसमें पूरा परिवार रहा करता था, हंसी खुशी से खेलते हुए। एक भाई की इज्जत चलते हुए पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। दोस्तों, साल 2014 में इस घटनाक्रम का क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, गुरमीत सिंह ने जब अभी तक जिंदा है या नहीं है, सलाखों के पीछे है, उसके परिवार की क्या स्थिति है, जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।